साल 1963 इसराइल न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका था, पर यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को काफी खटक रही थी। वो नहीं चाहते थे कि इसराइल न्यूक्लियर बम बनाकर अरब दुनिया में हलचल मचाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अरब अमेरिका के दुश्मन रशिया से मदद मांगेंगे। कैनेडी ने इसराइल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। चाहे अमेरिका हो, यूके या फिर रशिया, न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए ताकतवर मुल्कों ने ऐसे ऐसे खतरों के साथ खेला है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहीं सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो कहीं हनी ट्रैप का सहारा। यहाँ तक के इस खेल में जिगरी दोस्त मुल्कों ने भी खुलेआम एक दूसरे को डिच कर दिया। आज हम जानेंगे कहानी उन 10 मुल्कों की जो आज इस खौफनाक ताकत के मालिक हैं। नाजरीन, दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं और तकरीबन इन सब के पास ही अपना दिफा करने के लिए एडवांस्ड मिलिट्री और हाई टेक वेपन्स हैं। लेकिन 195 में से सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे तबाहकुन हथियार न्यूक्लियर बम है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगा है, वहीं सिर्फ 5% मुल्क ऐसे हैं जो ये हथियार बनाने में कामयाब हुए। इनमें से कुछ ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन ज्यादातर ने ये काम खुफिया तरीके से किया, जिसमें आला दर्जे की जासूसी, जानलेवा दुश्मनी और धोखाधड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका समेत दूसरे 9 मुल्कों की न्यूक्लियर पाने की कहानी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका एटॉमिक वेपन्स पाने में सबसे पहला मुल्क था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस डिस्कवरी को सबसे पहले हिटलर के साइंटिस्ट ने अंजाम दिया था? जी हाँ, 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ने ही पहली बार न्यूक्लियर फिशन दरियाफ्त किया, यानी एटम्स को तोड़कर एक चेन रिएक्शन के जरिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकालने का तरीका। उस वक्त साइंस की दुनिया काफी छोटी थी और जर्मन साइंटिस्ट की ये धमाकेदार डिस्कवरी की गूंज अमेरिका में बैठे एल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंच गई। उन्होंने फौरन अमेरिकन प्रेसिडेंट को खबरदार किया कि हिटलर इस नई डिस्कवरी से इंसानियत तबाह करने वाला बम बनाकर कुछ भी कर सकता है। इस खत के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही एक इंतहाई सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। इसमें अमेरिका, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट शामिल किए गए और इंतहा से ज्यादा पैसा भी बहाया गया ताकि रेस में कहीं हिटलर ना जीत जाए। खैर, 1945 तक जर्मनी ने हथियार डाल दिए और हिटलर भी खत्म हो गया। इसी दौरान खबर आई कि न्यू मैक्सिको में अमेरिका का पहला न्यूक्लियर ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब रहा है। यूं अमेरिका ने इंसानियत का सबसे ताकतवर हथियार पाने में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बिना कोई देर किए अगले ही महीने अमेरिका ने जापान पर फैट मैन और लिटिल बॉय गिरा दिए, जिसने जापान को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इससे जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब हर कोई ये नया न्यूक्लियर वेपन पाने की रेस में लग गया। पर अमेरिका नहीं चाहता था कि ये हथियार किसी और के हाथ में भी जाए। अब आते हैं सोवियत यूनियन यानी रशिया की कहानी पर। हैरानकुन तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का ही एक ऐसा साथी मुल्क जिसने उनका साथ देकर हिटलर को रास्ते से हटाया, उसी को अमेरिका के पहले न्यूक्लियर टेस्ट से बड़ा मसला था, और वो कोई और नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ही था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन अमेरिका का साथी था, लेकिन 1941 में अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर के रिसर्च पेपर्स को पब्लिक करना बंद कर दिया। इस पर सोवियट्स को लगा कि उनसे ये नुस्खा इंटेंशनली छुपाया जा रहा है। सोवियत यूनियन ने खामोशी से अपने जासूस अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में छोड़ दिए और सारी मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इधर सोवियत को लग रहा था कि वो अमेरिका के साथ गेम खेल रहा है, और वहाँ अमेरिकन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने सोवियट्स के एजेंट्स को डबल एजेंट बना दिया और झूठी मालूमात उन तक पहुँचाना शुरू कर दी। 1945 के बाद जब सोवियत यूनियन को डबल एजेंट्स का शक हुआ, तो उन्होंने चोरी किए गए अमेरिकी डिजाइन्स पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। इससे हुआ यह कि अमेरिका की उम्मीदों से काफी पहले 1949 में सोवियट्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर दिया।
अब इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो चुकी थी और यहीं से इन दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। न्यूक्लियर पाने वाला तीसरा मुल्क यूनाइटेड किंगडम था, पर यह भी दोस्त मुल्क होने के बावजूद अमेरिका से धोखा खा बैठा। असल में यूके ने अमेरिका से भी पहले 1940 में ट्यूब अलॉयज नामी प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च शुरू कर दी थी। इस काम में उनकी मदद उन जर्मन साइंटिस्ट ने की जो जर्मनी से भाग कर आए थे, मगर वर्ल्ड वॉर 2 में रिसोर्सेज की कमी की वजह से यूके ने अपनी सारी रिसर्च अपने करीबी साथी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को दे दी। ऐसे ही फ्री में नहीं बल्कि उनके बीच क्वेबेक नामी एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों मुल्क ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेकिन जब अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर हथियार कामयाबी से बना लिया तो उसके तेवर ही बदल गए। उन्होंने यूके से क्वेबेक एग्रीमेंट तोड़ दिया और इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया, यानी सीधा सीधा धोखा। इस धोखे ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करे, चूँकि वो पहले ही काफी काम कर चुके थे और दुनिया के ज्यादातर यूरेनियम पर उनका कब्जा था। इसलिए उन्होंने ये काम बहुत तेजी से मुकम्मल किया। 1952 में यूके ने ऑस्ट्रेलिया के करीब मॉन्टेबेलो आइलैंड्स पर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसका नाम ऑपरेशन हरिकेन रखा गया। इसी दौरान जब अमेरिका ने देखा कि रशिया और यूके भी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने एक ऐसी चीज पर काम करना शुरू कर दिया जो आम एटम बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक थी, हाइड्रोजन बॉम्ब। जी हाँ, आम एटम बॉम्ब में एटम्स को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है जिसे फिशन कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन का तरीका इस्तेमाल करके एटम्स को जोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। ठीक वही प्रोसेस जो सूरज के अंदर भी होता है। 1952 में अमेरिका ने इस नए बॉम्ब का टेस्ट कर डाला। इस नए बॉम्ब की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 450 टाइम्स ज्यादा थी। फिर क्या था, 1955 में रशिया और 1957 में यूके ने भी अपना अपना हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़कर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। अब आते हैं फ्रांस पर, जो न्यूक्लियर पाने वाला चौथा मुल्क है। फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका इरादा बॉम्ब नहीं बल्कि न्यूक्लियर से सिर्फ बिजली बनाने का था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्रांस का इरादा ही बदल डाला। सुएज कैनाल, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा एसेट है, 1956 से पहले इस पर फ्रांस और ब्रिटेन का राज था, लेकिन इजिप्ट के लीडर जमाल अब्दुल नसर ने आवाज उठाई और सुएज कैनाल को बंद करके उस पर कब्जा कर लिया। ये देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान बनाया और इजिप्ट पर हमला कर दिया। पर उस दौर में अमेरिका और रशिया दोनों अरब कंट्रीज को बहुत सपोर्ट करते थे और वजह थी वहाँ से निकलने वाला तेल। रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन को धमकी दी कि अगर वो पीछे न हटे तो वो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, जबकि अमेरिका ने फ्रांस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मजबूरन फ्रांस को पीछे हटना पड़ा और इस शर्मिंदगी ने उनको अपना अलग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी कॉलोनीज जैसे नाइजर, गैबोन और मेडागास्कर से यूरेनियम हासिल करके दिन रात मेहनत की। 1960 में फ्रांस ने सहारा डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1968 तक फ्रांस ने हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना दिया था। पांचवा मुल्क चाइना था। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब चाइनीज मिलिट्री ने अमेरिकन फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अमेरिका से रहा नहीं गया और उन्होंने चाइना को न्यूक्लियर की धमकी दे डाली। चेयरमैन माओ समझ गए थे कि जब तक न्यूक्लियर नहीं होगा दुनिया उन्हें दबाती ही रहेगी। शुरुआत में सोवियत यूनियन चाइना का पक्का दोस्त था और उसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में चाइना की मदद की, लेकिन फिर इन दोनों में अनबन हो गई। उस वक्त रशिया के नए लीडर क्रूश्चेव की अमेरिका के लिए पॉलिसीज नरम पड़ने लगी तो चाइना के चेयरमैन माओ ने कहा कि तुम असली कम्युनिस्ट नहीं रहे। जवाब में रशिया ने अपने सारे साइंटिस्ट वापस बुला लिए और चाइना के न्यूक्लियर सपने को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन चाइना ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और अपने पहाड़ों से यूरेनियम ढूंढ निकाला। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका नाम 596 रखा। ये नाम रशिया के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं था।
क्योंकि इसमें 1959 को जाहिर करता है और 6 जून के महीने को, यानी जून 1959 में ही रशिया ने चाइना को इस सफर में अकेला छोड़ा था। छठा मुल्क इजराइल है और इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इजराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक ना कबूल किया है और ना इनकार, पर बड़े पैमाने पर ये समझा जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। शायद ये बात आज तक दबी रहती अगर ये शख्स ना होता, मोर्देखाई वनूनू। 1986 में ये इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक टेक्नीशियन था और इसने बरतानिया की अखबारों के सामने भांडा फोड़ दिया। उसने तमाम तस्वीरें और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की फोटोज लीक कर दी। असल में इजराइल जो पहले ही फ्रांस के साथ न्यूक्लियर मिशन पर काम कर चुका था, अरब्स के खतरे से वो भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी इसके सख्त खिलाफ थे। आखिरकार जब केनेडी की असैसिनेशन हुई तो उसके बाद रास्ता एकदम साफ हो गया और 4 सालों के बाद 1967 में इजराइल ने अपना प्रोग्राम इंतहाई राजदारी से मुकम्मल किया। 1986 में जब वनूनू ने ये भांडा फोड़ा तो मोसाद के जरिए एक हनी ट्रैप ऑपरेशन प्लान किया गया और उसको वापस इजराइल लाया गया। 18 साल सजा काटने के बावजूद आज भी ये शख्स कड़ी पाबंदियों में जिंदगी काट रहा है। 7वां मुल्क था इंडिया, जिसके साइंटिस्ट ने पार्टीशन से पहले ही न्यूक्लियर पर रिसर्च शुरू कर दी थी। शुरू में इंडिया का इरादा सिर्फ बिजली पैदा करना था, लेकिन 1962 की चाइना इंडिया जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिमालय के पहाड़ों में मिलने वाली शिकस्त ने इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचने पर मजबूर किया। फिर जब 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन बन गई। फिर इंडिया ने सिर्फ बिजली बनाने का बहाना बनाकर कनाडा और अमेरिका से रिएक्टर्स मंगाए, लेकिन पर्दे के पीछे काम कुछ और ही चलता रहा। 1974 में राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक धमाका होता। ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट इस्माइलिंग बुद्धा का धमाका था। इंडिया ने कहा कि ये बॉम्ब नहीं बल्कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, पर इस पर अमेरिका और कनाडा सख्त नाराज हुए क्योंकि इंडिया ने उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी को बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। नतीजा ये निकला कि इंडिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई और इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये वो मुआहदा है जहां मुल्क न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए रूल्स पर इत्तफाक करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने 1974 में बॉम्ब तो टेस्ट कर लिया था, मगर उसे हथियार की शक्ल देने में मजीद 20 साल लग गए और इस धमाके ने बॉर्डर के उस पार एक और मुल्क को बेचैन कर दिया था, पाकिस्तान। अब बारी आती है साउथ अफ्रीका की, जिसकी कहानी सबसे अनोखी है। 1970s तक उनका न्यूक्लियर बॉम्ब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हालात बदल गए। साउथ अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज का सख्त कानून था, यानी व्हाइट लोगों के लिए कानून अलग और ब्लैक्स के लिए अलग। यहाँ तक के काले लोगों को अपने ही मुल्क में घूमने के लिए आउट पास लेना पड़ता था। इस कानून की वजह से दुनिया भर ने उनका बाइकआउट कर दिया। ऊपर से सोवियत यूनियन ने नामीबिया और एंगोला में अपना असरो रसूख बढ़ा लिया। साउथ अफ्रीका को डर था कि कहीं रशियंस हम तक भी ना पहुँच जाएं और हमारी ब्लैक पॉपुलेशन के साथ मिलकर कब्जा ना कर ले। इस मुश्किल घड़ी में एक मुल्क ऐसा था जिसने साउथ अफ्रीका का साथ दिया, इजराइल। इजराइल ने उनको वेपन्स, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर रिसर्च शेयर की और बदले में यूरेनियम की डिमांड की। फिर 1979 में एक मशहूर वाकया हुआ जिसे वेला इंसिडेंट कहा जाता है। अमेरिकन सैटेलाइट्स ने साउथ अफ्रीका के करीब समंदर में 2 बहुत बड़े फ्लैश रिकॉर्ड किए। माना जाता है कि ये इजराइल और साउथ अफ्रीका का एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने साउथ अफ्रीका की जमीन इस्तेमाल की और बदले में उन्हें अपनी रिसर्च दी। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद साउथ अफ्रीका वो पहला मुल्क था जिसने खुद अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए। अब बारी है पाकिस्तान की, जिसका न्यूक्लियर वेपन पाने में 9वां नंबर है। इसका आगाज 1971 में हुआ जब इंडिया से जंग के बाद वेस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1974 में इंडिया के इस्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने इस जुस्तजू को मजीद बढ़ा दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने हॉलैंड की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हुए यूरेनियम एनरिच करने की खुफिया मालूमात हासिल की और वो उसके ब्लू
प्रिंट्स लेके पाकिस्तान आ गए। इसके अलावा चाइना ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की, क्योंकि चाइना इंडिया के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बनाना चाहता था। शुरू में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान की सलाहियत को कम समझ रहे थे और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अमेरिका का अहम साथी था। 1998 में जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए तो उसके चंद हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने रासकोह के पहाड़ों में अपने अंडरग्राउंड टेस्ट कर डाले। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों जैसा कि ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी दी है। जब हालात काफी बिगड़ गए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डायरेक्ट इल्जाम लगने लगा तो 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक टीवी प्रोग्राम में सारा मलबा अपने सर ले लिया। उन्होंने एतराफ किया कि ये टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को उन्होंने ही फरोख्त की थी और इसके बाद उनको अगले कई सालों तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मीलों दूर बैठे नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी थी? इसका जवाब जानने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले दुनिया के सबसे आखिरी और 10वें मुल्क का रुख करते हैं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग का मानना था कि साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे पुराने दुश्मनों को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन बहुत जरूरी है। 1950s में सोवियत यूनियन ने उनकी न्यूक्लियर से बिजली बनाने में काफी मदद की, मगर बाद में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन और चाइना दोनों से वेपन्स बनाने की डिमांड करना शुरू कर दी, जिस पर दोनों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने चोरी छुपे अपना अलग प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। 1990 में उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन कर दिए, लेकिन चोरी छुपे हथियार बनाने की कोशिश जारी रही। इस आखिरी कोशिश में पाकिस्तान ने भी उनकी काफी मदद की। कुछ माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तो आ चुका था, लेकिन वो मिसाइल्स नहीं थे जो न्यूक्लियर को इंडिया के दूर दराज शहरों तक निशाना बना सके। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास बेहतरीन मिसाइल्स थे, लेकिन न्यूक्लियर नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने नोडोंग मिसाइल्स के डिजाइन दिए और बदले में डॉक्टर AQ खान ने उन्हें यूरेनियम एनरिच करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स दिए। अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला टेस्ट किया, जो इतना छोटा था कि लोग कहने लगे कि शायद ये माल फंक्शन कर गया है। लेकिन 2009 में जब किम इल संग बीमार पड़े तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरा और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका किया। ये इतना शदीद था कि रिक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। यूं नॉर्थ कोरिया न्यूक्स बनाने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बन गया। पर क्या ये इस रेस का आखिरी घोड़ा था? शायद नहीं। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब अगला नंबर ईरान का होगा, मगर इजराइल जो मिडिल ईस्ट में अकेली न्यूक्लियर पावर है, वो ईरान पर हर तरफ से दबाव डाल रहा है और अगर ईरान इसमें कामयाब हो गया तो सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कई मर्तबा कह चुके हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो सऊदी भी पीछे नहीं रहेगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।